मध्य प्रदेश और वो छत्तीसगढ़ का भी वापस डिस्कशन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ का भी जरूर जो रचना है। बिल्कुल, जो सवाल था कि हारे हुए चेहरों पर दोबारा दाव लगाना ही क्या हार की एक बार फिर से वजह बन रहा है? सवेरे से मैं देख रहा हूँ राहुल जी, शेयर बाजार लुढ़क रहा है। आपके ही चैनल में देख रहा हूँ मैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भी शेयर हालत। बाजार में बड़ी दिलचस्पी है आपको? नहीं, अब दिलचस्पी क्या, आप दिखा रहे हैं तो सब देख ले रहे हैं। खबर है तो हम दिखाएंगे सर। बस वैसी खबर है, वो हकीकत है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो आकांक्षा जी ने जिस प्रकार से कहा, ये अपने अपने राजनीतिक दल की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। हमने कुछ नए लोगों को भी दिया, चाहे दुर्ग में राजेंद्र साहू जी की बात करें, चाहे चिंतामणि महाराज के अगेंस्ट में दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमाल की पार्टी है राहुल जी। वही चिंतामणि महाराज का नाम आप रखते रहिएगा, लेकिन दर्शकों को और आप लोगों को भी आंकड़े बता दे। देखिए, हमारी टीम बड़ी मेहनत से ये सारे ग्राफिक्स चला रही है, तो अपने दर्शकों को बता दे। चूंकि आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, सोच रहे होंगे भैया तमिलनाडु में क्या हो रहा है। तो तमिलनाडु में हो ये रहा है कि इंडिया गठबंधन 37 पर है और एनडीए 1 पर है। ये तमिलनाडु की स्थिति, स्टेट वार आंकड़े हम आपको बताएंगे। ये यहाँ पर एमके स्टालिन का यानी जादू चला है। उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए बीजेपी प्लस 34 और 45 पर ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। एनडीए 34 पर है। यहाँ पे प्रियंका के घर पहुंची हैं सोनिया गांधी, यानी प्रियंका गांधी के घर सोनिया गांधी पहुंची। अभी अपडेट है, उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी बहुत दिनों से काम कर रही थी। 2022 विधानसभा में भी उन्होंने बहुत काम किया था। हालांकि रिजल्ट उस तरह से नहीं आए थे, लेकिन इस बार रिजल्ट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, और 2019 का जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस दौरान हमने देखा था कि भाजपा ने 62 सीट तब जीती थी और बाद में 2 सीट उपचुनाव में जीती थी। लेकिन इस बार आप देखिए पूरा एनडीए ही 34 सीटों पर यहाँ पर सिमट गया है। और पूर्व सीएम विधानसभा अध्यक्ष इस वक्त रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। पीसीआर टीम कह रही है कि रमन सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, और वो कह क्या रहे हैं, सुनते हैं जरा उनकी। जिस प्रकार 6-7 राउंड के अभी तक के रुझान सामने आ गए हैं, परिणाम रात तक आएगा, मगर जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है एनडीए का, अब स्पष्ट हो चुका है कि 290 के आसपास स्थिति रहेगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलके देश में सरकार बनाने में सफल होंगे। यानी रमन सिंह जी कह रहे हैं, अनुभवी नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि देर रात तक ही पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन वो ये बात मान रहे हैं 290 वो बात मान रहे हैं। 400 से सीधे 290 आ गए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 290 आ गए जो हकीकत है। प्रमोद जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं कह रहा था राहुल जी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजेदार पार्टी है। चिंतामणि महाराज का नाम जब ईडी ने अपने चार्जशीट प्रस्तुत किया था उसमें लिया था। भारतीय जनता पार्टी के जब वो प्रत्याशी बन गए, उनका नाम जादू से गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे जादू जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। और राहुल जी, मैं यूपी की मजेदार बात बताऊं आपको। जब हम चिंता कर रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 370 कर रहे थे, जश्न की पहली तस्वीर आई है। आमतौर पर 12 बजे तक पटाखे छूटने लगते थे, लेकिन इस बार जश्न की ये पहली तस्वीर है जो आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जश्न की ये पहली तस्वीर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी ने भी अपनी बात रखी। नवीन जी, आप बताइए, जिस जादू की ये बात कर रहे थे, आखिर लग रहा है कि इस बार जो ये आंकड़े हैं वो जादू चल नहीं पाया क्या इस बार? नहीं, जादू तो चला है, नहीं चला है ऐसा नहीं है। अभी तो आपको आप खुद ही स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अभी तो काउंटिंग बाकी है और 1-2 जगह का ही रिजल्ट अभी आया है। सर, लेकिन 2 घंटे से यहीं पर आंकड़ा अटका हुआ है। दूसरी तरफ बता रहा हूँ कि हम लगातार बढ़ भी रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। और 296 से 293 हो गया है। नहीं, तो उससे क्या होता है, वो तो आगे पीछे हो ही रहा है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो समय है, अभी पूरी समय है। और रही बात ये है कि जादू का, तो हमारा जादू पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। रमन सिंह जी को भी सुना, वो तो कह रहे हैं रात तक शायद 290 हो जाए। नहीं, 290
वो उनकी आकलन है। लेकिन आज के डेट में अगर हम देख रहे हैं जिस तरह से मतगणना हो रही है और जिस तरह से रुझान आगे पीछे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पुरानी स्थिति में रहेंगे। जो पिछले समय हमारे 19 में जो था वो स्थिति को हम इस समय 24 में भी बनाए रखेंगे। कह रहे हैं कि पुरानी स्थिति में देखो राहुल जी, ये तो ऐसा है कि जैसे ये लोग हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए डाल रहे थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे थे, काला धन वापस ला रहे थे, बादलों में छुपाकर एयर स्ट्राइक कर रहे थे, गैस गटर बना रहे थे, वैसे रसिया यूक्रेन के भक्त लोग युद्ध मोदी जी रुकवा रहे थे, वैसे ही ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिन में देख रहे हैं। इनको देखने का पूरा हक है, पर रात को जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी सरकार इंडिया आखिर आपने फिर से प्रश्न उठाई दिया जो अपनी आदत के अनुसार कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है। फिर सेना के जवानों पे आपने प्रश्न उठा दिया, शक कर लिया। आप अपनी ये दिखा सोच को एयर स्ट्राइक पे फिर से पाकिस्तान ने माना कि एयर स्ट्राइक हुई रुकवा दिया, पूरे विश्व ने माना एयर स्ट्राइक बादलों में छुपा के एयर स्ट्राइक कराई थी कि नहीं कराई थी? नक्सली जब मारे जाते हैं समय डिजिटल कैमरा बना दिया, कैमरा का आविष्कार नहीं हुआ था। आप झूठ है, तो उस समय मेल कर दिए जब मेल का आविष्कार नहीं हुआ था। आपने क्या करा? आप तो आपने हमेशा जवानों पे शक किया और नक्सलियों को पाला पोसा भी पूरा हक है, और जवानों के साथ साथ आपने देखा नक्सलियों के साथ साथ पूरा हक है आपको। ऐसा है चला चली का बेला है, हमेशा बौखलाहट और ये दिखा भी है धारा 370 हटने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश से ये बयान बह रही है। जनता ने जवाब दे दिया। कारण से आज महंगाई के खिलाफ वोट करके, 293 में तो है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करके में तो है ना। जनता ने जवाब आप वो समझ रहे हो क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमरजीत जी पंकज जी को भी दीजिएगा, वो भी अपनी बात रखें। पचा नहीं पा रहे, हार जिस बुरी कदर हो रही है। सेना का कपड़ा पहन के विज्ञापन तो मोदी जी कर रहे थे, लेकिन तो ये मोदी जी तो जो है ना राहुल की तरह कई बार कपड़े बदल बदल करके आए हैं और स्पष्ट रूप से परिणाम दिखाते हैं कि 52 सीट से हम 100 की ओर जा रहे हैं। हम तो 100% गेन कर रहे हैं और आप 303 से गिर करके 200 पे आ जा रहे हैं। लेकिन 370 की बात थी, 303 पे गिर करके आ रहे हैं। लेकिन राहुल जी, आप 1-2% लोगों को कल फायदा पहुंचाने के लिए आपने शेयर बाजार को जो 2000 गिरा उठाया था, के समय से शेयर बाजार 5000 गिर गया। इतने वर्ष क्योंकि 1% लोग शेयर बाजार पे विश्वास करते हैं, नहीं हट पाया। 99% लोग दूसरे नहीं करते देखें तो आज भावनाओं की जीत हो रही है, रिजल्ट पर कांग्रेस जीत नहीं हो रही है, जन भावनाओं की जीत हो रही है, खुशी जन भावनाएं कांग्रेस के साथ अगर उसको देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति क्या है? और ये लोग जो जीत पा रहे हैं ये इसलिए जीत पा रहे हैं जिन लोग को तोड़ मरोड़ के, डांट फटकार के, दबा के, धमका के, डरा के, ये लोग जो बाहर से आए हैं ना, वही इनके अपने लोग उसमें जीतने वाले शामिल नहीं है। आपने अपने लोग तो क्या है और सेंसरशिप लागू कर दी, भूल गया लगता है। मंत्रिमंडल चुनाव हार चुका है, आपातकाल का वो आगे मंत्रिमंडल चुनाव जो हारने वाले लोग ये बात कर रहे हैं। आपने ठीक है, प्रधानमंत्री खुद दो पीछे साल रहे का नाच बचाई दी। सौभाग्यजनक बात है कि नरेंद्र मोदी पीछे रहे। जरा कन्हैया भैया उसको रिएक्शन लेने उसके बाद और वो उसके साथ 1984 में जो क्या हुआ था सर, सिक्कों के साथ सिक्कों की हत्या भैया हुई थी। तुम्हारे और हिसाब से 2014 में हिंदुस्तान अस्तित्व में आया है। एक बड़ा पेड़ गिरता है, एक बड़ा पेड़ गिरता है, भूकंप आता है। आज की बात करते हैं ना, ये बोलते हैं आज की बात करते हैं, देखिए ये विचार है। तौकीर जी एक मिनट, प्रभु जी एक मिनट, आज की बात करते हैं ना, आज की बात करते हैं, आज रिजल्ट हो रहा है, आप कहाँ चौराहे में पहुंच जाते हैं, नेहरू जी जी तौकीर जी एक बार पंकज जी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, उनको तो बोलने दीजिए, एक बार पंकज जी का रिएक्शन ले लेते हैं। मैं कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ताओं के सामने सिर्फ एक प्रश्न, एक विषय रखना चाहता हूं। इस देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं साहब, और बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। सारे आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अभी की स्थिति में 293 से 296 के बीच में है, यानी हम स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब उन्होंने क्या दिया, इसके पहले दिया, आप ध्यान नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर लोगों को आप डरा धमका के रखे हैं। इसका जवाब पहले ये तो कांग्रेस, एक मिनट, ये तो कांग्रेस का वैचारिक पतन है और मुझे दुख है। हाँ। जिस पार्टी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी,
जो पार्टी कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी उसका वैचारिक पतन देखिए। लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर धन्यवाद। देश की आजादी प्रश्न उठाने वाली, आप बोल रहे हैं कि प्रश्न उठाने वाली जो कांग्रेस का साथ छोड़कर गए और वो मेरी बात तो सुनिए साहब, कह रहा हूँ इस बात को, वो वापस आएंगे, वापिस वो भी आएंगे, तो आप उनको और वो accept कर लेंगे। वो दल जो इनके साथ डर भय के साथ जुड़े हुए आपका हैं, वो वैचारिक सारे पतन दल इनको आपको छोड़ कहाँ करके लेके अभी जाता जो है, है स्वागत इंडिया करेंगे कि गठबंधन नहीं? का हिस्सा बनेंगे। एक समय और आजादी जो की लोग लड़ाई लड़ने वाले भारतीय पार्टी हुआ संविधान करते थे, में और इंडिया आज गठबंधन JNU के में जाकर प्रति पूछिए अपनी कि जो मध्य है प्रदेश राय खड़े होने रखते में हैं, उन लोगों को जरूर ठीक है, अपने साथ मध्य जोड़ेंगे। प्रदेश कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। हमारे साथ यशपाल जी हैं और संतोष गौतम जी हैं। यशपाल जी, पहली बात तो आप 29 में 29 सीटों पर आप बढ़त बना के रखे हैं, किसे क्रेडिट देना चाहेंगे, किसकी वजह से ये मुमकिन हुआ? थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि प्लीज इसे रेक्टिफाई कर दे। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। चलिए, संतोष जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तक उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अशोक बजाज जी भी बहुत देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक बजाज जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ में तो हालांकि एक सीट फिर भी कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है, क्लीन स्वीप का दावा आपने किया था, लेकिन अभी भी एक सीट जरूर वहां पर उस खेमे में जा रही है। देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, उसमें कांग्रेस केवल एक में बढ़त है, मामूली बढ़त है, उसे भी हम कवर कर लेंगे। 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, 250 सीटें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए 250 सीटों में। कांग्रेस तो 3 का आंकड़ा भी नहीं पहुंच पा रही है। और ये जिस ढंग से इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, संविधान के बारे में कहा, आरक्षण के बारे में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, 1 लाख रुपया महतारी और नारी शक्ति क्या इन्होंने योजना बनाई, उसमें देने का वादा किया, और उसके कारण से थोड़ा बहुत इनको वोट का इजाफा जरूर हो रहा है। लेकिन परिणाम आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परिणाम पिछली बार की तरह ही आएगा। और शाम 4 बजे आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए स्पष्ट और पिछले आंकड़े के हिसाब से अपना बहुमत प्राप्त कर लेगी। लेकिन कुछ वक्त पहले आप लोग कह रहे थे कि 12 बजे तक के स्पष्ट रुझान जो है वो समझ में आ जाएंगे, फिर 1 बजे और 4 बजे। हमने कहा ना 250 सीटें हम ले आए हैं लगभग, और ये तो 90 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कांग्रेस वाले 3 का आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, एग्जिट पोल में तो उनका सिर्फ 170 172 ही आ रहा था, लेकिन फिर भी वो 232 पर इस वक्त है। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन की जो रिजल्ट कांग्रेस पर तो लोग चर्चा कर रहे थे ना कि ये लोग विपक्ष का नेता तक तैयार नहीं कर पाएंगे। हम तो 100% गेन कर रहे हैं, लेकिन और आप कांग्रेस 100% के नीचे आ बड़े रहे हैं। लीडर 295 की बात कर रहे थे, आज 295 भी नहीं है उनका। नवीन जी, बात तो आप भी आपकी भी होगी ना, आएगा। 400 तो आपने भी कहा था। हमने बात किया, लेकिन हम पिछले स्थिति में रहेंगे, ये हमारा अच्छा, है। राहुल जी। लेकिन आज जो राहुल जी। दावे जो कर रहे थे आप पिछली स्थिति से भी बहुत दूर हैं। 295 का आज पिछली कहाँ स्थिति है? से बहुत दूर है 295 है क्या? आप नवीन जी। बताइए। 303 से बहुत पीछे वो तो हैं। पिछली स्थिति से बहुत अच्छे हैं। 303 से बहुत अभी पीछे हैं। राहुल जी खुशफहमी में रही है कि नहीं है? कहाँ है? 303 ये तो एलायंस के साथ में, नहीं तो वो भी नहीं है इनके। छत्तीसगढ़ में क्या वजूद है बताइए? कितना है इनका? एमपी में कितना है? तेजी से आप बदलना बताइए। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी तेजी से यूपी बदल में रहा है। कितना है क्या इनका? यूपी में नहीं राहुल है। जी, यूपी में तो टीएमसी बहुत भी जाइए, वहां तो ठीक इनका है। खाता भी नहीं खुल रहा है। और हमने नेशनल की चर्चा की, अब मध्य प्रदेश से भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। यशपाल जी और संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे पहले भी मैंने सवाल किया कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना के रखी है, इसके पीछे क्रेडिट किसका है? आप प्रश्न संतोष जी से पूछ रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे, आप दोनों का स्वागत किया। प्रश्न चलिए, आपसे धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि 29 में से 29 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्राप्त हो रही है, वो संगठन की संरचना, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता, और मध्य प्रदेश में लगातार मोदी जी का जिस प्रकार से संपर्क हुआ है 10 वर्षों में, दर्जनों बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इस चुनाव में भी, लोकसभा के वर्तमान चुनाव में भी जिस प्रकार से मोदी जी ने कैंपेनिंग किया है, और भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से चिंता जताई, और हमने 29 कमल के फूलों की माला
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में पहनाने की शुरू से बात करी थी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान ने करी, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने करी, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने, सबके मन में एक ही संकल्पना थी कि 29 में से 29 सीटें जीतना है। नकुल नाथ जी भी परास्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव पराजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 29 का लक्ष्य हमारा शुरू से था मध्य प्रदेश में, क्योंकि पिछले बार एक सीट हमको छिंदवाड़ा से कम प्राप्त हुई थी, उसको टारगेट करते हुए हम लगातार बढ़ रहे थे। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की विधानसभा में जनता का जनादेश हमको प्राप्त हुआ, चलिए यानी आपने जो लक्ष्य रखा, यशपाल जी, आपने जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य तक आप पहुंचे, और अभी देश में आप व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर नहीं है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? 1:16 हो गए हैं सर। देखिए, अभी कई राउंड बाकी है, और जिस प्रकार से जो ट्रेंड आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन में सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगी, सीटें आगे पीछे हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी जहां 8 राउंड, तो यही जवाब आपको पहले भी कहना चाहिए था जी यशपाल जी। जब मैंने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा, मध्य प्रदेश में जब पूछा, तब भी आपको यही बात कहनी चाहिए थी। तब तो आपने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संगठन की बात आपने कही। का जो आंकड़ा आ रहा है, चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें, संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, देखिए यशपाल जी तो यहाँ पर बहुत खुश है, वो कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है, सरकार तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। चलिए, सब बड़ी खबर आ रही है। सिंधिया बड़ी जीत, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी जीत है, और 2019 का चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी ये खबर है कि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी जीत हासिल की है। 4 लाख से ज्यादा वोटों से, 4 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी जीत हासिल की है पिछली मध्य बार प्रदेश के गुना से। केपी यादव से वो हार गए थे, और अब देखिए बीजेपी में आए हैं, और इस बार उनका अलग अंदाज देखने को मिला। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया, गली गली वो गए और लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उनके बेटे, उनकी पत्नी, सभी लोग डटे हुए थे। पूरे परिवार ने वहां पर दमखम दिखा दिया था। और मध्य प्रदेश के हमारे संतोष जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष जी, गुना से जिस तरह से जीत हासिल की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, सीट वही, जनता वही, प्रत्याशी वही, यानी ये माना जाए कि पिछली बार पार्टी की हार हुई थी और इस बार पार्टी की जीत हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये मैं मानूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस प्रकार से उन्होंने दल बदल किया, वो पहले अपने खुद के घमंड से हारे थे, लेकिन दोषारोपण उन्होंने कांग्रेस पर किया कि कांग्रेस ने उनको टिकट दिया इसलिए वो हारे। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता रहे हैं, वहीं कमलनाथ जी जहां चुनाव जीत गए थे, नकुलनाथ जी, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के ऊपर इसका एक प्रकार से दोषारोपण मढ़ा था। लेकिन अब जबकि उन्होंने समझ लिया है कि इस देश में महाराजपन ज्यादा नहीं चलेगा, तो उन्होंने जब विनम्रता का प्रदर्शन किया तो इसलिए जीते। भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा योगदान मैं नहीं मानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की परंपरागत जीत रही थी, लेकिन उनके दंभी आचरण के कारण जनता ने उनको सबक सिखाया था, मेरा ऐसा मानना है। संतोष जी, बड़े बड़े छत्रप दिग्विजय सिंह, जिन्होंने ये तक अपील की कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, तो जनता पर मुझे पूरा भरोसा है। कांतिलाल भूरिया उस सीट से जीतते आए, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 29 सीटों पर क्लीन स्वीप यहां पर भाजपा की दिख रही है। बड़े बड़े छत्रप भी अपना गढ़ नहीं बचा पाए। क्या माना जाए, एक के बाद एक जो आपके साथी छूटते चले गए कांग्रेस से, क्या इसी का खामियाजा इतना बुरा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को, खासतौर पर मध्य प्रदेश में? देखिए, अभी नतीजे पूरी तरह से नहीं आए हैं और दिग्विजय सिंह चुनाव हार तो नहीं गए, अभी मैदान में है और मुकाबला चल रहा है। मैं कहता हूं कि सारे चरणों की वोटिंग हो जाने दीजिए। अगर हार होती है तो हम विनम्रता से उसको स्वीकार करेंगे। हम ये देखेंगे कि कहां खामियां रह गई और किस प्रकार से हम अपनी सीट नहीं बचा पाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी अंतिम परिणाम में आना अभी टाइम है, और 295 सीट जो ओवरऑल पूरे एनडीए की दिखाई जा रही है पूरे देश भर में, मैं समझता हूं ये आंकड़ा अगर 20-25 सीट नीचे आ गया तो बहुमत से नीचे आ जाएगा एनडीए। तो अभी बहुत ज्यादा उत्साहित होने की भारतीय जनता
पार्टी को भी आवश्यकता नहीं है और न कांग्रेस पार्टी को कोई गम मनाने की आवश्यकता है। अभी शाम तक परिणाम देखे जाएंगे और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन किस प्रकार से आगे अपना कदम बढ़ाता है, और एक अपडेट अपने दर्शकों को ये भी दे दें कि अभी हमारे पास ये इनपुट आया है कि अभी करीब 9 से 10 राउंड की वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है और जो करीब राहुल जी रहता है कि 24 से 25 राउंड की काउंटिंग होती है, अभी सिर्फ 9 से 10 हुई, यानी कि 45% अभी काउंटिंग हो चुकी है, यानी कि अभी भी काफी कुछ फेरबदल होने की संभावना जरूर जताई जा सकती है। ये आप मानिए कि 3 बजे तक या 3:30 बजे तक पिक्चर क्लियर होगी और फिलहाल आंकड़े तो एनडीए के पास 295 हैं और इंडिया के पास 232 हैं और अदर्स के पास 16 हैं। 3:30 या 4 बजे तक पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और अभी आप कह रही हैं 10वें राउंड, हर जगह कई जगहों पर अभी 12वां और 14 राउंड की गिनती हो गई और है। देखिए पूर्व सांसद ग्वालियर से विवेक शेजवलकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए रुझान में तो बीजेपी का क्लीन स्वीप नजर आ रहा है, आपको उसकी बधाई भी देते हैं। ग्वालियर की जरूर आपसे बात यहाँ पर करेंगे। आपको क्या लगता है ग्वालियर में किसका सबसे ज्यादा जादू चला है, विवेक जी? देखिए ग्वालियर में परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। मैं भी अच्छे मार्जिन से जीता था, उसके पहले माननीय नरेंद्र सिंह जी जीते, यशोधरा राजे 2 बार यहाँ से जीती, तो कुल मिलाकर के इसमें कोई शंका नहीं थी, ये सीट हम बहुत अच्छी तरह जीतने जा रहे हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर सारी की सारी सीटें हम जीत रहे हैं, वो वास्तव में मेरा मानना है कि एक रिकॉर्ड होगा। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मोदी जी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार रही और अब जो मोहन सिंह जी की सरकार है, तो मेरा मानना है इसी को सारा श्रेय जाता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन, एक तरह से मध्य प्रदेश का संगठन देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। तो भाजपा का संगठन, मोदी जी का एक तरह से जादू कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, और सरकारों का काम, मेरा मानना है इसके कारण ये जीत हमको मिलने जा रही है। और मैं बधाई देता हूँ मध्य प्रदेश के मेरे सभी नागरिक भाइयों बहनों को और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद कि पूरा सपोर्ट उनका मध्य प्रदेश को मिला है। विवेक जी, अभी भी आप सांसद हैं, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपने यहाँ मोदी जी को क्रेडिट दिया मध्य प्रदेश में कि मोदी जी की वजह से हुआ, लेकिन पूरे देश में अगर ओवरऑल बात करें जो पीछे रह गए बहुमत से अभी तक? नहीं, मैंने क्रेडिट दिया नहीं, मैंने ये कहा कि इन सबका मिला जुला परिणाम ये है। और जहाँ जहाँ पर जिन प्रदेशों में संगठन में कहीं हम कमज़ोर थे, शायद हो सकता है उम्मीदवारों के चयन में शायद कोई किसी तरह की त्रुटि रही हो, वहाँ पर भी मोदी जी के जादू के बावजूद वहाँ पर हम जो अपेक्षित परिणाम है वो हमको नहीं मिल पाए हैं। मेरा मानना है अभी सारे परिणाम आ रहे हैं, जब परिणाम आ जाएंगे तो जिस तरह भाजपा की परंपरा है इस पर बैठ करके चर्चा भी हमारे नेतृत्व करेगा और आगे की तैयारी में हम जुट जाएंगे। देखिए हार कोई, ये तो एक मोर्चे पर हम अभी पीछे हटे हैं थोड़ा, बाकी ये कोई हार नहीं है। जब हम 2 लोग हुआ करते थे तब भी हम उतने ही उत्साह में थे और आज जब हम अपेक्षित सफलता नहीं मिली है तब भी हम निराश नहीं है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जो कांग्रेस कभी 300 पार हुआ करती थी, 350 पार हुआ करती थी, आज केवल 100 भी पार नहीं हो पा रहे हैं, उस पर वो इतरा रहे हैं और हम 242-43 पर आज हैं, फिर भी हम चिंतन कर रहे हैं। ये फ़र्क है कांग्रेस में और बीजेपी में, और मेरा मानना है यही फ़र्क जो है आगे कौन टिका रहेगा इस पर निर्भर करता है। देखिए, ये 2 बड़ी बात कही है यहाँ पर, चूंकि अभी वर्तमान में सांसद हैं, इन्होंने कही है कि संगठन में कमी रही होगी कहीं पर, और दूसरी बात इन्होंने स्वीकार की है उम्मीदवारों के चयन में। विवेक शेजवलकर जी कह रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं ग्वालियर के, उनका कहना है जो पीछे रह गए, अभी हारे नहीं है, 295 चूंकि 272 का आंकड़ा होता है, जो पीछे है उसकी 2 वजह विवेक जी ने बताई है, और दोनों वजह हितेश जी, एक संगठन में कमी वहां पर और प्रत्याशियों के चयन को लेकर। ये उत्तर प्रदेश में पीछे रहने की क्या एक वजह हो सकती है? देखिए जो आंकड़े उत्तर प्रदेश के हैं, ये 44 कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी जो 2014 से गढ़ है उनका, वहां पे 35 तक पहुंची। बिल्कुल, हम लगातार यही कह रहे हैं कि 4 अगर महत्वपूर्ण राज्य देखें पूरे देश भर में जहां से नतीजे आए हैं, उसमें एक उत्तर प्रदेश जिसकी तस्वीर हम लगातार स्क्रीन पर बता रहे हैं कि 35 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सिमटता नजर आ रहा है। एक राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर गठबंधन की स्थितियां बनी, सरकार का परिवर्तन हुआ
और उसके बाद में एक ही पार्टियों के दो दो धड़े वहां पर सामने थे, चुनाव मैदान में थे। असली वर्सेस नकली की असली जंग वहां वर्सेस पर नकली देखने की को जंग मिली। वहां पर थी। बिल्कुल। वहां का परिणाम पश्चिम बंगाल एक और महत्वपूर्ण राज्य जिसमें ये माना जा रहा था कि क्या इस बार पिछली बार के प्रदर्शन को और बेहतर करती नजर आएंगे। इस बीच बालाघाट का परिणाम सामने आ गया है, वहां से भारतीय जो है वो चुनाव जीत गई हैं। ये लगातार हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बड़ा सेटबैक है। चावला सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? व्यास जी, मैं ये कहता हूं कि अब देश को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि एक व्यक्ति का अहंकार इतना ज्यादा हो गया था कि उसने अपने आप को पार्टी से ऊपर कर लिया था। इस देश में इस बार पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पे लड़ा। एक मिनट, मेरे को बोलने दीजिए। मेरी बात नहीं, आप देखिए ये गलत बात है। या तो आप बोल लीजिए या मैं बोलूं। मेरे बोलने के बाद चावला जी बोले, बोलते समय आपने टोका था ना चावला जी से, मैंने आपको एक बार याद दिलाई सिर्फ बात। आप वो लोग हैं जो इंदिरा इंडिया का कहते हैं। मैंने सिर्फ याद दिलाया बात पूरी हो जाने दे भगत जी, सावरकर और गोडसे सब पे चालू हो जाऊंगा। बोलिए बोलिए, मेरी बात पूरी हो। देखिए इस बार फिर मैं यूं तक पहुंच जाऊंगा। ये देश ने पूरा चुनाव जो है मोदी की गारंटी पे लड़ा था। मोदी के गारंटी पे लड़ने के बाद आज जो परिणाम हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज 242 सीट पे बीजेपी इंडिविजुअल आगे चल रही है, उसमें भी 134 सीटें ऐसी जिसपे जीत और बढ़त का अंतराल जो है 50,000 से कम है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब देश इस बात पे चर्चा करे कि मणिपुर में जिस बहन को हमने निवृत्त हालत में देखा था, जिस बहन अंकिता भंडारी को हमने देखा था, जिस 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में जाते देखा, आपने खत्म कर दिया। शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चर्चा होनी चाहिए। चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़ गए हैं, पहले इस खेमे में हुआ करते थे और अब इस खेमे में शामिल हैं। अब खेमा तो आपने बदला, लेकिन इस बार जो परिणाम बदला सा नजर आया। और खेमा बदला कहाँ हितेश जी? किस सीट पर खेमा बदला कहाँ इन्होंने? तो क्या कहेंगे? देखिए वो ये कह रहे हैं कि मंथन करने का वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कहां आप 400 पार की बात कर रहे थे, कहां आप 272 के नीचे 250 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअल नहीं पा रही है। क्या कहेंगे? हितेश जी देखिए, जो एक अच्छा छात्र होता है, अच्छा खिलाड़ी होता है, अच्छा व्यापारी होता है या अच्छा थोड़ा माइक पास होता है, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, राजनेता होते हैं, व्यापारी, तो एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जरूरी नहीं कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो, लेकिन उस लक्ष्य के आर पास पहुंच गए। रही बात चिंतन मंथन मनन की, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों करे? हम तो सरकार बना रहे हैं अपने दम पर। ये चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए, जिनके नेतृत्व में लगातार ना जाने कब से हार रहे राहुल जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर, तो चिंता उनको करना चाहिए। विपक्ष में बैठने में इतना उत्साह, विपक्ष होने के लिए इतना उत्साहित होना भी बड़ा एक विचित्र घटनाक्रम है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये जो कुछ 4 प्रमुख राज्य रहे जहां पर एक सेटबैक है बीजेपी के लिए, तो क्या समझा जाए? क्या संदेश खाली में जो इतना बढ़ चढ़ करके आपने उस मुद्दे को उठाया, क्या वो मुद्दा आप जनता तक नहीं पहुंचा पाए? उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार तो किया गया, लेकिन एकदम इतना बड़ा सेटबैक कि 62 में से जो अकेले बीजेपी ने जीती थी, अब देखिए पूरा एनडीए मिलाकर के भी 35 नहीं पहुंच पा रहा है। कहने का मतलब है कांग्रेस और दूसरे दलों को बहुत हल्के में लिया आपने। नहीं, हल्के में नहीं लिया। नकारात्मक राजनीति, प्रचार में यही कह रहे थे। नकारात्मक राजनीति जो ध्यान भटकाने के लिए कि संविधान हटा दी जाएगी, इस टाइप की जो नकारात्मक राजनीति की गई, जाति जनगणना जो पहले खुद उन्होंने कभी नहीं कराई, उस टाइप की जो बातें करके एक जो हावी किया गया। मुझे दूसरा समझ में नहीं आता, बंगाल में जो स्थिति निर्मित हुई है, सुन लेते हैं पूरा। हो सकता है कि वहां बात ना पहुंचा पाए हो, लेकिन वहां स्थिति बेहतर ही। और अब देखिए, अभी तो 3 या 4 राउंड का रिजल्ट आया है, 18 राउंड होना है। महाराष्ट्र में भी देखिए निश्चित तौर पर 300 भी पार करेगी भाजपा। लड़ाई रही, शिवसेना को तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगा, शरद पवार एनसीपी को भी तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगा। तो क्या जनता ने विरासत आपको नहीं सौंपी, ये समझा जाए जिस तरह के वहां पर अब रुझान सामने आए हैं? नहीं, वहां पे तो पैतृकवाद चल रहा था, जिसको वहां के कार्यकर्ताओं ने छोड़ा, भाजपा ने नहीं कराया। वहाँ वंशवाद की राजनीति को भाजपा ने नहीं तोड़ा। शुक्ला जी से मैं जानना चाहता हूं, महात्मा गांधी की पिक्चर जारी होने के पहले ये देश और विश्व महात्मा गांधी को जानता था कि नहीं जानता था, उस पर ये क्या कहना चाहते हैं? प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद जी वो सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने नकारात्मक प्रचार किया कि संविधान में बदलाव कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अच्छा, उसकी वजह से जी एक बड़ी खबर है, एक बड़ी अपडेट है, अभी हमारे स्क्रीन पर चल रही थी। ममता बनर्जी ने बैठक बुला ली है। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है, ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई है, कोलकाता में बैठक बुलाई गई। अभी ब्रेकिंग फ्लैश हो रही थी। देखिए जो ब्रेकिंग है उसे हमें नहीं छोड़ना है। ये मेहमान तो लगातार बने रहेंगे, बैठे रहेंगे लगातार, लेकिन ब्रेकिंग नहीं छोड़नी। पश्चिम बंगाल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कोलकाता में ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई। एक मिनट एंकर मैं हूं सर, आप गेस्ट हैं। नीतीश और चंद्रबाबू से कांग्रेस ने संपर्क किया है। ये बड़ी खबर। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू से प्रियंका गांधी पहुंची है, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के घर
सोनिया गांधी पहुंची है, बड़ा मैसेज देने और की कोशिश है। अभी इसी बात की हम चर्चा कर रहे लखनऊ में थे। सपा और भाजपा कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। यानी लड़ाई कितनी भयंकर है आप देख सकते हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी ने बैठक बुला ली है। एक अहम खबर है, कोलकाता में ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सब जानते हैं। चलिए राम अवतार जी, नीतीश कुमार और चंद्र, हाँ ये आपने बात कही। अब रोल आया राम अवतार जी। राम अवतार जी अब आपका रोल आ गया। बहुत ये वरिष्ठ पत्रकार इतनी देर से चुप था भाई। वरिष्ठ पत्रकार कैसे चुप रह गया? राम अवतार इसके जी, मायने क्या है? खेला बैठक हो के मायने सकता है क्या क्या अभी भी? राजनीति में सब कुछ जायज रहता है, तो संभावनाएं जिस अनुसार से आंकड़े आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस अपनी संभावनाएं देख रही होंगी, इसलिए शरद पवार दिल्ली आ गए हैं, ममता बैठक बुला ली, नीतीश और चंद्रबाबू से नीतीश संपर्क और कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू वाला बताइए फैक्टर आप। देखिए नीतीश जी कहाँ कब कैसे पलटी मारेंगे, इनका नाम नया नाम आ गया है पलटू राम। तो अब देखते हैं कि राजनीति कितनी बदलती है। फिर भी मुझे लग रहा है कि जिस अनुसार से भाजपा का आंकड़ा है और भाजपा का पुराना संपर्क है, अभी सरकार में हैं, संसाधनों से भरे हुए हैं, तो कोई ज्यादा मुझे ये नहीं लगता कि तो चलिए ये दिल्ली में नहीं ना बुला के कोलकाता में ये बैठक बुलाई गई है और नीतीश जी से संपर्क किया गया चंद्रबाबू नायडू से, यानी दिल्ली नहीं कोलकाता। ये समझना चाहूंगा और बुला रही है ममता बनर्जी, जो सीधे सीधे जो है गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम बाहर से समर्थन देंगे, बाकी चीजें थी। और पश्चिम बंगाल में गठबंधन हुआ नहीं। नया समीकरण तैयार करने की एक कोशिश भी हो सकती है कि पहले ये माना जा रहा था, दो दिनों से ये चर्चाएं चल रही कि नीतीश कुमार जी को फिर से तैयार कर लिया जाए और उसमें ममता और बाकी लोग आ जाए जो कांग्रेस से एक वर्ग नाराज है, उनको एक तैयार करके फिर से दावेदारी तय की ठीक है, जाए। यशपाल जी से इसका उत्तर ले लेती हूँ। यशपाल जी, आप लगातार पूरी चर्चा को सुन रहे हैं और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया गया है, कांग्रेस की तरफ से संपर्क साधा गया है। तो आपको लगता है कि कुछ अब समीकरण और बदले हुए नजर आ सकते हैं क्या? खेला हो सकता है क्या? तो इसे बीजेपी कैसे मैनेज करेगी, एनडीए कैसे मैनेज कर पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रबाबू नायडू से बात कर रही है। देखिए अब किस तरह से टीडीपी के साथ साथ अब जेडीयू और हितेश जी, 2 मिनट से लंबी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंद्रबाबू नायडू से 2 मिनट से लंबी बातचीत हुई है फोन पर। जीत और की फोन बधाई पर तो बात दिए हुई है, होंगे, फोन पर बात हुई है। जरूर मिली चंद्रबाबू होगी। नायडू जिस तरह की सीटें जीत कर आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होने वाला है। तो लेकिन ये कुल मिलाकर अगर नतीजे में चंद्रबाबू का भी भाजपा के साथ गठबंधन उनके साथ है, वही विधानसभा चुनाव वो जीते हैं अभी। तो एक नया समीकरण की तलाश उनके जरिए भी मोदी जी करेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, यशपाल जी बताइए, अगर ये डैमेज हो जाएगा तो बहुत बड़ा डैमेज होगा, कैसे कंट्रोल करेगी अब एनडीए और बीजेपी इसको? देखिए एनडीए के साथ चंद्रबाबू नायडू जी ने अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस प्रकार से उनके संबंध और संपर्क अभी हालिया रहे हैं, उसको देख करके लगता है चंद्रबाबू नायडू, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे, क्योंकि जो ममता बनर्जी अपने यहाँ कलकत्ता में बुला रही है मीटिंग, ममता जी ने तो 2 दिन पहले दिल्ली में आना स्वीकार ही नहीं किया। इंडी गठबंधन ने चुनाव में मतदान के बाद 2 तारीख को सब असेंबल होना था, सबको दिल्ली बुलाया गया था, तो ममता जी ने तो पल्ला झटक दिया था। आज ममता जी की बात पर कौन विश्वास और भरोसा करेगा? कांग्रेस में अभी बहुत टूटन भी होगी, जिस प्रकार से परिणाम सामने आ रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी ने भी, यशपाल जी, लेकिन सवाल ये नरेंद्र मोदी की विचारधारा को तेलुगु देशम पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और ऐसे और वहीं नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन बीजेपी का था। अब इन दोनों नेताओं से ममता बनर्जी बात कर रही है, संपर्क कर रही है, अपनी तरफ लाने की कोशिशें शुरू हो रही हैं, तो क्या इसे आप चुनौती के रूप में नहीं देखते? नहीं, देखिए संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रही है ममता जी, तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम होंगी, क्योंकि नीतीश जी ने मोदी जी पर विश्वास किया है, चंद्रबाबू नायडू जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास और भरोसा किया। आप देखिए तो सही, आगे आगे देखिए होता है क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन की सरकार बनेगी। व्यास जी, ठीक है, व्यास जी, एक चीज है कि एक बार ममता बनर्जी भाजपा के साथ सरकार बना चुकी है, अटल जी के समय मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं, रेल मंत्री भी थी। रेल मंत्री थी, और एक बात उन्होंने अपने सांसद को बनाया भी था। तो ममता का भी रोल, ऐसी स्थिति में ममता का रोल, चंद्रबाबू नायडू का रोल, नीतीश कुमार का रोल, जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं
उनकी भूमिका और उनका रोल जो है वो सरकार बनाने में किस तरह रहेगा ये समझ आएगा। परंतु बड़ी पार्टी भाजपा है तो पहले आमंत्रण तो भाजपा को मिलेगा और उसके बाद ही तय होंगे कुछ चीजें। और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर नारायण सिंह कुशवाहा भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नारायण जी आपका। नारायण जी, भाजपा ने तो क्लीन स्वीप की यहाँ पर तैयारी कर रखी है मध्य प्रदेश में, इसका क्रेडिट किसे आप देंगे? लेकिन मध्य प्रदेश के साथ ही अगर बात की जाए, जो पूरे नेशनल आंकड़े आ रहे हैं 295 पर बहुत देर से ये आंकड़ा रुका हुआ है, क्या लगता है आपको यहाँ पर कहाँ पर चूक गई है बीजेपी? ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे जो है, और आंकड़े बढ़ करके ये और आगे जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े अभी बढ़ेंगे जो। नारायण जी, 29 से कितना बढ़ेगा? हमारा पहला सवाल यही था, 29 से तो थोड़ी बढ़ेगा। हम मध्य प्रदेश के आप नेता हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में पहले आपसे जानकारी ले रहे हैं ना, किसको क्रेडिट देंगे? 29 की 29 पर बढ़त? हाँ, नहीं, मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, और ये मध्य प्रदेश में इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, माननीय बी.डी. शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व शिवराज सिंह जी चौहान, सभी नेताओं ने जो मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ लोगों ने काम किया है, ये उसका परिणाम है कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। और दूसरी जानकारी मैं आपसे ये चाह रहा हूं, ये क्या हो गया देश में? मतलब थोड़ा पीछे रह गए आप लोगों ने, तो अपने लिए लक्ष्य कुछ और रखा था, जैसे कि एमपी में 29 के 29 लक्ष्य रखा था, लेकिन देश में तो आप अपने लक्ष्य के बहुत पीछे हैं। अलग अलग प्रदेशों की कुछ अपनी स्थितियां अलग अलग हैं, और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सभी ने मिलकर के काफ़ी काम किया है, पर कहीं ना कहीं ये फर्क परिणामों में पड़ा है। अब इसमें कहाँ चूक, कहाँ क्या कमी जो नज़र आएगी, उस पर पार्टी आगे भी ये विचार करेगी, मंथन करेगी और काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। यानी नारायण जी ये कह रहे हैं कि कहाँ चूक हुई है और कहाँ गलती हुई है, और आगे हम मंथन करेंगे। बिल्कुल राहुल जी, थोड़ा वोट परसेंट बता देते हैं। देखिए, वोट परसेंट राम अवतार तिवारी जी पूछ रहे थे, तो मैं अपने दर्शकों को वोट परसेंट भी जरा बता देती हूँ कि कांग्रेस के अगर वोट परसेंट की अभी तक की बात की जाए तो 24.66% अभी कांग्रेस को सीट मिली है। वहीं अगर बात की जाए साल 2019 की, तो वो भी आंकड़े हमारे पास है। साल 2019 में यही आंकड़ा मात्र 9% का था, 9% के आसपास था हितेश जी, लेकिन अब कांग्रेस का ये वोट परसेंट 24.66 पहुंच गया है। और बीजेपी का जो अभी बात की जाए तो 38.59 था, और 2019 में ये 56 करीब था। तो यानी बहुत बड़ा झटका है यहाँ पर ये भाजपा के लिए, और कांग्रेस के लिए तो 9 से सीधे डबल फिगर में पहुंच गए। वोट परसेंट बढ़ना एक बड़ा मायने दिखाता है उसमें, जिस अनुसार से पूरे राज्यों में जो आंकड़े आ रहे हैं, 9% से कितने पड़ गए, कितने परसेंट पड़ गए? 43% सीधे 44%। तो इतने एक जो समीकरण है वो दिखा रहा है कि किस तरह से सीटें जा रही है। सीटें नहीं मिली है, अगर सीटें कम भी मिली है तो वोट ऑफ परसेंटेज मिलना कई भविष्य की राजनीति को भी संकेत करता है वो। बिल्कुल, चूंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे तब भी 38 से 40% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था, और इस बार अलग अलग मंचों से यह दावा किया गया कि 50% वोट शेयर हम करने जा रहे हैं, और अभी भी वो आंकड़ा 38% के आसपास ही रुका हुआ है, और वो हमको यहाँ पर कम से कम सीटों में तब्दील होता नजर आ रहा है। इस बीच परेश बाग बहरा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे भी एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर साहू जी आपके पास में भी आ रहा हूँ, चूंकि बहुत देर से आप भी इंतजार कर रहे हैं। जी प्रमोद जी, एक बार हाँ बताइए प्रमोद जी। एक बार मैं बार बार आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी या अशोक बजाज जी ने कहा कि हमने संविधान परिवर्तन के लिए बात कही। बार बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, शायद ज्ञान के चक्षु को इनको खोलने की आवश्यकता, इस बात को सबसे पहले किसने कहा? अनंत हेगड़े जी जो सांसद हैं,
उनके सार्वजनिक लोकसभा सार्वजनिक टिकट तो कट सभा गया ना, हाँ? उत्तर कनाडा से टिकट तो कट गया, और क्या चाहते हैं? नहीं, कर्नाटक की सभा में, आम सभा में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को स्टे लाना जरूरी है क्योंकि संविधान में परिवर्तन करना है। दूसरा, राजस्थान की सांसद टिकट तो काट प्रत्याशी दिया गया ना उनका। ज्योति मिर्धा जी, उन्होंने कहा, तब यहां से शुरुआत हुई। आग खुद लगाने का काम करते हैं, उसके बाद फायर ब्रिगेड लेकर खड़े रहते हैं। देखिए राहुल जी, ये तो मजे की बात है। राहुल जी इस पर मैं एक बात कह दीजिए ये बात गलत है। राहुल जी इस बात में ये बात गलत है। एक मिनट, अनंत हेगड़े को टिकट दिया नहीं। ज्योति मिर्धा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो चुनाव हार रही है। क्या वो कांग्रेस के नेता थे? ठीक है, नहीं मैं इस पर एक कांग्रेस की सभा में बोल रहे थे। इस तरह के बयान डेंट लगा गए क्या नवीन जी? अरे भाई, नहीं, मैं जनसभा को बता रहा हूँ, संबोधित कर रहे थे। राहुल जी ने झूठ का पुलिंदा फैलाया। राहुल जी सभा में राहुल जी ने सभा में केवल चंद्रशेखर जी रुक जाइए ना राहुल जी, इससे मैसेज ये जाएगा, प्रमोद जी रुक जाइए ना, रुक जाइए एक मिनट। ऐसे मैसेज ये चला जाएगा कि आप अपने ही प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे हैं, ये मैसेज चला जाएगा महाराज। अपने ही प्रवक्ता, आपके प्रवक्ता बोल रहे थे, बोलिए कंटिन्यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ राहुल जी, सहबानो प्रकरण के विषय पर तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी सहबानो प्रकरण पर नवीन जी, माफी के साथ आपको रोकना और उस समय चाहूंगी। एक कहे बहुत बड़ी कि अगर breaking जरूरत news पड़ेगी तो देश से संविधान बदल बहुत देंगे। बड़ी क्या breaking आ इससे रही है? आप प्रधानमंत्री नकारते हैं नरेंद्र मोदी ने बातचीत क्या की है। उनके बेटे राहुल गांधी अगर चाहते हैं कि वो भी संविधान का परिवर्तन करेंगे? एक मिनट ब्रेकिंग पढ़ लेते हैं, अपडेट भी होते उसके लिए हमको समय दिया कीजिए क्योंकि आंध्र वो प्रदेश दर्शक भी में इंतजार कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात कर ली है और देखिए 2019 में जो रिजल्ट आए थे पूरी तरह से उलटफेर हो गया है। YSRC जिसे पिछली बार यहाँ पर बहुमत मिला था, YSR कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी पिछली बार कमाल किया था, उन्होंने सिर्फ 18 सीटों में सिमट गई है। पिछली बार कमाल किया था और जो स्थिति अभी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की है वो पिछले बार टीडीपी की थी, बदल गई है। तो एक अपडेट आ गया है और ये जश्न की दूसरी तस्वीर हितेश जी आई है, जश्न की दूसरी तस्वीर। और चंद्रबाबू बहुत समय जेल में थे, अलग अलग प्रकरणों में वहां से निकले हैं, उसके बाद चुनाव लड़े और उस तरह से उन्होंने सफलता पाई। जेल में डाला था कांग्रेस से अलग होकर जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस का गठन किया था। उससे पहले वाईएसआर राजशेखर रेड्डी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे जो लंबे समय तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके रहते आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में हमेशा रही और यही वजह है कि 2004 और 2009 में उन्होंने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब बहरहाल वहां पर चीजें बदलती नजर आ रही हैं। टीडीपी महत्वपूर्ण भूमिका में एक तो आंध्र प्रदेश की सत्ता संभालेगी और दूसरा कि इसके साथ साथ क्या देश में गठबंधन के तहत जो सीटें टीडीपी की आई हैं क्या ये गेम चेंजर और किंग मेकर की भूमिका में आने वाली है? हितेश जी देखिए एक चीज बड़ी बात है, इसको राम अवतार जी जवाब लेंगे। चंद्रबाबू नायडू फ्रंट पर आकर उन्होंने ये नहीं कहा है, ना कि उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता, लेकिन ओडिशा का भी अपडेट आ गया है। ओडिशा का भी अपडेट है यहाँ पे। और आकांक्षा जी क्या है ओडिशा का अपडेट? बिल्कुल देखिए आंध्र प्रदेश में तो चंद्रबाबू नायडू 9 जून को शपथ ले रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर ओडिशा में हुआ है। बीजेडी जिसे माना जा रहा था कि लगातार 2000 से मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक, शायद इस बार भी उनका जादू बरकरार रहेगा, तो देखिए जादू चल नहीं पाया है। इस बार वहां पर भाजपा सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 75 सीटों पर है और बीजेडी 58 सीटों पर है। कुल यहाँ पर 147 सीट है ओडिशा की और कांग्रेस 11 पर है और अदर्स के पास 3 है, यानी 14 इनके पास है, ये फिगर है। और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू 9 जून को शपथ लेंगे। इतनी जल्दी इसका ऐलान हो गया राम अवतार जी, इतनी जल्दी? क्या प्रधानमंत्री मोदी से जो बात हुई है क्या उसके बाद? देखिए आंध्र में जो रिजल्ट आया वो आश्चर्यजनक है, वो क्योंकि अभी वो जेल में थे, अभी भाजपा से उनका समझौता हुआ, चुनाव के पहले गठबंधन हुआ और चुनाव में जीत गए वो। तो निश्चित तौर पर मेरे को लगता है इसके पहले भी चंद्रबाबू नायडू अटल जी के साथ उनके मंत्रिमंडल में रहे, भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था, पिछले में नहीं हो पाया था, उनके बीच एक आंतरिक विरोध चला था, वो समाप्त होकर इस बार उन्होंने गठबंधन से चुनाव लड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो फिलहाल भाजपा के साथ ही रहेंगे, ऐसा अनुमान है। उसी के तहत ये शपथ ग्रहण जो आ रहा होगा, तो ऐसा लग रहा है मुझे। वंदना जी देखिए अब जिस तरह से ये खबर आई कि ममता बनर्जी ने बात करने की कोशिश की है चंद्रबाबू नायडू से भी और नीतीश कुमार से भी, लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप लोग एकजुट नहीं रह पाते हैं।
एक एक करके बिखराव हमने देखा। नीतीश कुमार जिन्होंने झंडा बुलंद किया विपक्ष का, वो ही चले गए एन समय में। तो चुनौती तो अभी भी है। देखिए, यदि हम बात करते हैं चुनौती की, तो चुनौती तो कांग्रेस पार्टी के सामने हमेशा रही है, चाहे हम अंग्रेजों की भी बात करें, लेकिन हम उस चुनौती से बहुत अच्छे से निपट जाते हैं। रही बात, हमारे प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कही, उसमें से एक बात कही है कि जितने लोग गए हैं आप देखिएगा उन लोग वापस भी आएंगे। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनहित के मुद्दों पर बात की है और हम हमेशा धरातल पर रह करके बात करते हैं, और जो धरातल पर रहते हैं ना वो कभी गिरते नहीं हैं। हम हवा में बात नहीं करते। जिस हिसाब से इन लोग 400 की पार की बात करते थे, अभी इनकी स्थिति क्या है? आज जनता ने बता दिया ना कि आप ज़्यादा घमंड मत करिए। जब रावण का जो अहंकार नहीं टिक पाया तो मोदी जी का क्या है? और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाती थी। 2014 में भी भ्रम फैलाई थी, हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई की क्या है उस पर बात नहीं करते। स्मृति ईरानी बहुत नाचती थी सिलेंडर लेकर के। आज महिलाएं बता रही स्मृति ईरानी को कि आपने बहुत नाच लिया और बहुत जनता को नचा लिया, अब आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि यदि महंगाई से सबसे ज्यादा यदि कोई त्रस्त थी तो महिलाएं त्रस्त थी। आज आप जा करके देखिए किचन में किस तरह से संकट छाया हुआ है। आप यदि भारत की महंगाई की बात करेंगे तो आपको इन लोग अमेरिका ले जाते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे आप बोलते हैं कि लगातार अर्थशास्त्र सुधर रहा है, लेकिन जीवन जो जनता के जो जीवन है उसके स्तर पर तो कोई बदलाव नजर नहीं आता। आप आज देखेंगे किचन में जा करके कि डिब्बा से आप देखें राहल दाल गायब हो गया, ठीक है, इस पर बात करेंगे कि क्या महंगाई, तो इस पर बात करना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार एक अभियान चलाया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में भी युवाओं का जिक्र किया, महिलाओं का जिक्र किया। क्या आपको लगता है, परेश बागबेरा जी चाहेंगे कि आप इसका जवाब दीजिए, क्या वो जो फैक्टर, वो जो प्रचार किया गया उसका असर दिख रहा है इन नतीजों में? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को और छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, अभिनंदन करूंगा कि वो तीसरे बार यहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और विशेषकर छत्तीसगढ़ को मैं, छत्तीसगढ़ की सारी जनता को बधाई दूंगा कि इन्होंने पूरे 11 से 11 सीट जिताने की ओर जो है भारतीय जनता पार्टी को लेके जा रहे हैं। जहाँ तक महंगाई की बात है, आप यूपीए की सरकार के समय देखेंगे कि लगभग 8% की महंगाई 2010 तक थी, उसके बाद डबल डिजिट की महंगाई हो गई थी। और पिछले 10 साल में जो आदरणीय मोदी जी के समय जो महंगाई की स्थिति रही वो 5% से ज़्यादा नहीं रही। वैसी बेरोज़गारी की बात है तो बेरोज़गारी के मामले में वो 3% से ज़्यादा नहीं रही। क्योंकि आप देखिए जितनी सड़कें यहाँ पर बनाई गई, 50,000 किलोमीटर, लगभग 43 करोड़ लोगों को यहाँ पर मुद्रा योजना के अंतर्गत पैसे दिए गए और 28 करोड़ रुपया उनको बांटा गया। और उसी प्रकार रेलवे लाइन की जो ट्रैक बिछाई गई, उसी प्रकार जो 4 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए गए, इन सब में लोगों को रोजगार मिला है। और किसी चलिए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कहते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे फिगर्स हैं जिसके जरिए ये साबित होता है कि हमने बेहतर काम किया। साहू जी, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, जैसा कि अभी यहाँ पर आकांक्षा ने सवाल भी किया, उन्होंने पूछा कि एकजुट नहीं रह पाते। सवाल इसको दूसरे तरीके से ये भी कि एकजुट होने में जो समय लगाया, क्या इसका भी नुकसान हुआ? क्योंकि तीसरे फेज के चुनाव आते आते कई राज्यों में गठबंधन होना है कि नहीं होना है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात नहीं बन रही थी। अगर बहुत पहले एक साथ एक मंच पर बैठकर अगर साथ में आ जाते तो क्या स्थिति इससे और बेहतर हो सकती थी? देखिए, इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और यही कारण है कि आज हम 226 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उसको ये कहना कि इंडिया गठबंधन में फूट थी, ये सही नहीं होगा। निश्चित तौर पर हमारी रणनीति अच्छी थी, हमने चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, माननीय नितिन जी का, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
मुझे लगता है बीजेपी फिर एक बार 300 पार करके अपनी सरकार बनाएगी, एनडीए 300 पार करेगा और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर आज का जो रिजल्ट है वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जिस अहंकार के साथ 400 पार की बात की थी, उनका वो तिलिस्म टूट रहा है। निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ये भी भविष्य अजय जी, आप भविष्य के गर्व का है। ये भी अहंकार तोड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे थे या जीतने के लिए? निश्चित तौर पर हम भाई, चुनाव आंकड़े तो जीतने उनके के लिए लड़ फेवर रहे में थे, भी हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो मुद्दों पर होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव पर, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव पर मुद्दों पर आधारित होकर के कोई बात इन्होंने की? निर्वाचन आयोग की जो भूमिका थी इस पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में, निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी क्या वो संतोषजनक थी? कोई भी एक हेट स्पीच पे प्रधानमंत्री जी को नोटिस होना चाहिए था। पार्टी अध्यक्ष को नोटिस करता है निर्वाचन आयोग। जवाब तो आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव सकारात्मक मुद्दों पर केंद्रित रखा था। माननीय मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यों को गिनवाया है और ये बताया कि अगले 5 वर्ष हम क्या करने जा रहे हैं, किस प्रकार 2047 के विकसित भारत की कल्पना को लेकर किस किस काम को हम करेंगे। बग्गा जी, लेकिन मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, ये किस तरह की? मैं कह रहा हूँ आकांक्षा जी, positive तो नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने शुक्ला जी से दीजिए। दूसरा। कैसे मोदी दूसरा जी ने इलेक्शन 4 करोड़ पक्के मकान की बात की और आगे आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ की बात भी की, 11 करोड़ शौचालय की बात भी उन्होंने की, ठीक है। 50 करोड़ जनधन खातों की बात उन्होंने की। शुक्ला जी, इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण सीट थी जिसका जिक्र भी करना है, हासन सीट। हासन से प्रज्वल रेवन्ना मैदान में थे जेडीएस की तरफ से, जिनके समर्थन में प्रधानमंत्री जी ने वहां पर रैली भी की और उसके बाद गंभीर आरोप लगे। वोटिंग होने के बाद वो भाग के चले गए जर्मनी, वापस लौट के सब कुछ देखा, वो पीछे चल रहे हैं। सिर्फ वो नहीं चल रहे हैं क्योंकि उस जगह की वजह से जहां 25 सीट पर पिछली बार आप थे, 9 सीटों का नुकसान वहां पर हो रहा है। क्या आपको लगा कि इसका ये भी एक फैक्टर रहा? नहीं, देखिए कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी लीड में है और वहां मोदी जी से लाभ हुआ। कर्नाटक में 28 सीटों में से पिछली बार 25 आपके पास में थी, इस बार 16 सीटों पर नुकसान हो रहा है, 9 सीटों का। ये बातचीत जारी रहेगी और चंद्रशेखर शुक्ला जी सवाल जवाब होता भी रहेगा।